चलिए शुरुआत करते हैं क्लाइमेटोलॉजी एंड इंडियन ज्योग्राफी से। जो क्लाइमेटोलॉजी में जो पोर्शंस रह गए थे आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हमने लास्ट सेक्शन में से शुरुआत की थी। हमने देखे थे 12 क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें से 6 क्लाइमेटिक रीजन्स हमने कंप्लीट किए थे। वो थे इक्वेटोरियल रीजन्स, हॉट डेजर्ट, कॉन्टिनेंटल डेजर्ट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड ट्रॉपिकल मॉनसून्स, वो हमने कंप्लीट किए थे। बाकी थे मेडिटेरियन क्लाइमेट या फिर इसे कहते हैं वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, चाइना टाइप यानी कि वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, ब्रिटिश टाइप यानी कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन एंड लॉरेंशियन टाइप यानी कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, तैगा एंड टुंड्रा। नए टॉपिक्स की शुरुआत करने से पहले पिछले 6 रीजन्स को हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट रीजन हमारा था इक्वेटोरियल रीजन यानी इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन। इक्वेटोरियल रीजन जैसे हमने देखा था इक्वेटर के सराउंडिंग में होता है। जैसे यहाँ पे साउथ अफ्रीका के पास अमेजॉन रिवर के पास में अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की जगह पे इक्वेटोरियल रीजन है। अफ्रीका में यहाँ ईस्टर्न अफ्रीका में इक्वेटोरियल रीजन है और एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, पापुआ न्यू गिनी, ये सारी कंट्रीज में इक्वेटोरियल रीजन लोकेटेड है। राइट, हमने क्लाइमेट में देखा था कि इक्वेटोरियल रीजन में जो क्लाइमेट होता है वो इस तरह से होता है कि पूरे साल में सिर्फ एक ही सीजन रहती है। पूरे साल में वहां पे ITCZ यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स या फिर हम उसे कह सकते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर सिस्टम हमेशा पूरे साल बनी रहती है और इसकी वजह से वहां पे इंटेंस हीटिंग ऑफ द लैंड, बहुत ही ज्यादा लैंड गर्म होता है। राइट, और हर दोपहर को वहां पे इस हीटिंग की वजह से एयर में कन्वेक्शन राइजिंग होती है और रेन बेरिंग क्लाउड्स बनते हैं और हर शाम को वहां पे बारिश होती है, वेरी हेवी रेनफॉल। राइट, तो इसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही वार्म या हॉट और वेट सीजन जैसा रहता है। राइट, वेजिटेशन इसकी वजह से एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट सिस्टम बनती है। ट्रीज जो होते हैं वो काफी टॉल होते हैं, एक दूसरे के लिए सनलाइट के लिए फाइट करते हैं। कैनोपी बहुत ही छोटी होती है उनकी, एपीफाइटिस का ग्रोथ बहुत ही ज्यादा होता है। ये ट्रीज हार्डवुड ट्रीज होते हैं, बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड होते हैं एक दूसरे से और यहाँ पे फ्लोरा और फोना यानी कि वेजिटेशंस और एनिमल्स या इंसेक्ट उन सभी की बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा होती है। राइट, तो ये हमने देखा था इक्वेटोरियल क्लाइमेट। यहाँ पे क्लाइमेट इतना हॉट और वेट रहता है, इसकी वजह से यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट या एयर में ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा होती है और इसकी वजह से यहाँ पे इंसेक्ट की पॉपुलेशन बहुत रहती है। राइट, तो इसकी वजह से मलेरिया और इस काइंड ऑफ मॉस्किटो बॉर्न जो डिसीज होते हैं वो इस रीजन में ज्यादा पाए जाते हैं। राइट, हैबिटेशन के लिए इतना अच्छा ये एटमोस्फेयर नहीं माना जाता। राइट, बिकॉज इतने ह्यूमिड एटमोस्फेयर इट्स नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हमने देखे थे यानी कि ट्रॉपिकल रीजन यानी ट्रॉपिक्स जो नॉर्थ एंड साउथ है, वहां जो कॉन्टिनेंट्स उसके वेस्टर्न साइड पे ट्रॉपिकल डेजर्ट्स बने हुए हैं। उनका एक रीजन था ऑफशोर ट्रेड विंड्स, क्योंकि ट्रेड विंड्स जो ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करने की वजह से जब वेस्टर्न कोस्ट तक पहुंचते हैं वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके होते हैं, वो वहां पे बारिश नहीं दे पाते और इसीलिए वेस्टर्न कोस्ट पे ही ट्रॉपिकल रीजन में डेजर्ट्स बने हुए हैं। उनका सेकंड रीजन है कोल्ड करंट। जितनी भी मॉइस्चर वहां पे वैसे भी डेफिसिट है, मॉइस्चर वैसे भी कम है और ऊपर से वहां पे उन सभी जगहों से कोल्ड करंट पास होते हैं, कोल्ड ओशन करंट्स, उसकी वजह से वहां पे ड्राइंग इफेक्ट होती है और इसकी वजह से यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट में डेजर्ट्स पाए जाते हैं। राइट, हमने देखा था कि नॉर्थ अमेरिका में मोहावे और सोनोरन डेजर्ट है इन कैलिफोर्निया, यहाँ पे एतकामा डेजर्ट है इन साउथ अमेरिका, इन अफ्रीका इट्स सहारा। राइट, नीचे है नामीब डेजर्ट इन अफ्रीका, देन अरेबियन डेजर्ट, थार डेजर्ट। ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न साइड पे बहुत सारे डेजर्ट्स है, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट। राइट, तो इसी तरह से ट्रॉपिकल डेजर्ट के लोकेशन है। उनका क्लाइमेट, यहाँ पे मॉइस्चर डेफिसिट है, मॉइस्चर बहुत ही कम है, रेनफॉल बहुत ही स्कैंटी है, एयर बहुत ही ड्राई रहती है यानी कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ही कम है। इसलिए ये ड्राई एयर को जो सैचुरेशन लेवल में पहुंचना चाहिए वो कभी पहुंच नहीं पाती। हीटिंग होती है लेकिन वो एयर राइज होती है, बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है और डिसेंड करती है और इसकी वजह से ये रीजन हाई प्रेशर रीजन बना रहता है। वेजिटेशन इसीलिए ड्राई और या मॉइस्चर जो डेफिसिट है उस सीजन को सर्वाइव करने के लिए ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन होती है जो वाटर स्टोरेज करती है और कम से कम उसका इवोपरेशन हो, ऐसी उसमें सिस्टम डेवलप की हुई होती है।
उसके बाद हमने देखा था थर्ड क्लाइमेटिक रीजन कॉन्टिनेंटल डेजर्ट। कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स दो जगह पे जनरली मोस्ट ऑफ पाए जाते हैं, इन चाइना एंड सेकंड इन साउथ अमेरिका। चाइना में, सेंट्रल चाइना में अगर हम देखें तो गोबी डेजर्ट, टकलामकान डेजर्ट, ओडोस डेजर्ट जैसे डेजर्ट्स पाए जाते हैं। इन कॉन्टिनेंटल डेजर्ट होने की वजह ट्रेड वेव्स या कोल्ड करंट नहीं है, बट उनकी रीजन है एक तो वहां पे कॉन्टिनेंटलिटी, इतने बड़े लैंड मास के बीच में आने की वजह से कहीं से भी रेन बेरिंग विंड जो ओशन में से पास हुए आते हैं, वो विंड जब तक इंटीरियर ऑफ द लैंड में पहुंचते हैं तब तक वो ड्राई हो जाते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल नहीं आता। सेकेंड रीजन जिस साउथ अमेरिका में पाई गई है वो है कि रेन बेरिंग विंड के अगर वो सपोज यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हैं तो इंडीज की विंडवर्ड साइड पे यानी कि वेस्टर्न साइड पे वो रेनफॉल करेंगे, लेकिन ईस्टर्न साइड वो रेन शेडो रीजन बन जाता है और इसकी वजह से इंडीज की रेन बेरिंग इन द रेन शेडो रीजन और ईस्टर्न साइड पे इस तरह का पैटागोनिया डेजर्ट डेवलप हुआ है। चाइना में दोनों रीजन कंबाइन है, कॉन्टिनेंटलिटी भी और इस तरह का रेन शेडो रीजन। यहाँ पे अल्ताइन शून और इस तरह के माउंटेन जो यहाँ पे लोकेटेड है वो भी ये सारे डेजर्ट उनके रेन शेडो रीजन में आते हैं, लीवर्ड साइड पर आते हैं। तो इसीलिए कॉन्टिनेंटलिटी प्लस इस तरह के रेन शेडो रीजन दोनों ही फैक्टर कंबाइनली चाइना में इफेक्ट करते हैं, राइट। तो इस तरह से कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स बनते हैं। कॉन्टिनेंटल डेजर्ट होते हैं वो हमेशा एक्सट्रीम वेदर जो है वो डिपिक्ट करते हैं। एक्सट्रीम वेदर होना यानी कि समर बहुत ही ज्यादा हॉट और विंटर बहुत ही ज्यादा ठंडी, राइट, क्योंकि वो इंटीरियर में है इसीलिए उनको जो ओशन के पास अगर होते हैं जो मॉडरेट इफेक्ट ओशन की मिलती है वो उन्हें मिल नहीं पाती और इसकी वजह से जो कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स है उनमें एक्सट्रीम वेदर पाया जाता है, राइट। उनकी टेम्परेचर रेंज बहुत ही हाई होती है यानी कि मिनिमम टेम्परेचर इन अ ईयर और हाईएस्ट टेम्परेचर इन अ ईयर में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है और इसीलिए उनके एनुअल टेम्परेचर रेंज हाई होती है। उनका वेजिटेशन, ये जो कॉन्टिनेंटल डेजर्ट होते हैं उनमें ट्रॉपिकल डेजर्ट की तरह सैंड ड्यूज नहीं डेवलप होती, लेकिन अरिड जो है वो ट्रोपोग्राफी होती है, अरिड वेजिटेशन होता है। वेजिटेशन कुछ ऐसा होता है कि वो ड्राई सीजन को या मॉइस्चर डेफिसिट को सर्वाइव कर पाए। बहुत ही स्टंटेड ग्रोथ वाले डिस्पर्स स्पार्स ट्रीज मिलते हैं, बुशेस, ग्रासेस ऐसे वहां पे मिलते हैं। फोर्थ इज द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को आप देखेंगे दो जगह पे पाए जाते हैं, यहाँ पे साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में बहुत अच्छे से डेवलप हुए हैं। अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में अगर हम एग्जैक्टली डिटेल में देखें तो साउथ अमेरिका में बीच में इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है जहां से अमेजोन बेसिन पास होता है। अमेजोन बेसिन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड डेवलप हुए हैं। जो नॉर्थर्न साइड उसे लानोस कहते हैं और सदर्न साइड को कंपोज कहते हैं। उनके नाम अलग अलग इसीलिए क्योंकि वैसे रीजन अलग है प्लस वहां की वेजिटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसकी वजह से यहाँ पे दो अलग तरह के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बने हुए हैं। अफ्रीका में जैसे बीच में इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है उसके सराउंडिंग सवाना बने हुए हैं। सवाना अफ्रीका के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का नाम है। ऊपर अगर हम देखें तो डेजर्ट है। सवाना का क्लाइमेट अगर हम देखें इसी तरह से हम देखें तो रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच का ट्रांजिशन जोन होता है, यानी कि रेन फॉरेस्ट से कम बारिश लेकिन डेजर्ट से ज्यादा बारिश। क्लाइमेट में हमने देखा था डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन होती है, यानी कि रेनफॉल जो होता है कुछ महीनों तक कन्फाइन होता है, उसके अलावा जो महीने होते हैं वो ड्राई रहते हैं, राइट। लेकिन जो वेट महीना होता है वो समर में होता है, समर में रेनफॉल होता है वहां पे, यानी समर मैक्सिमम होता है, और विंटर सीजन होती है वहां पे वो ड्राई रहते हैं। इसकी वजह से वहां पे वेजिटेशन हमने देखे थे ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को एलिफेंट ग्रासलैंड भी कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाइट। देयर आर वेरी टॉल ग्रासेस, लेकिन ये ग्रासेस जरा भी न्यूट्रिशियस नहीं, देयर क्वायस ग्रासेस, इसीलिए ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है वहां पे पोल्ट्री या एनिमल हस्बेंड्री जैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि ये ग्रासेस जो है वो एनिमल के ईटिंग या एनिमल के फोडर के लिए यूज नहीं हो सकते। ये जो ग्रासेस हमने दिखाए थे वो ग्रासेस इस तरह के होते हैं कि ये अब जो है ड्राई सीजन में सर्वाइव कर सकते हैं, डोरमेंट हो जाते हैं ड्राई सीजन में, और जब वेट सीजन आते हैं तो फिर से ग्रीन हो जाते हैं। और ट्रीज को वो कंट्रोल करने के, ट्रीज के ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए ये ड्राई सीजन में फायर करते हैं, ग्रासेस की फायर होती है, और इसकी वजह से जो ट्रीज के जो सीड्स होते हैं उसे जर्मिनेट करने से रोकते हैं और ट्रीज के ग्रोथ को वो कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो ट्रीज पाए जाते हैं बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पे ट्रीज होते हैं, बहुत ही डिस्पर्स छोटे छोटे स्पेसिस में ये ट्रीज पाए जाते हैं। स्टंटेड ट्रीज है, इनकी कैनोपी या शेडो बहुत ज्यादा नहीं होता। कुछ इस तरह के बाओबाब ट्रीज यानी कि
ट्रीज जिसके ट्रंक्स बहुत ही ज्यादा वाइड होते हैं, जहाँ पे पानी का स्टोरेज होता है टू सर्वाइव इन द ड्राई सीजन, राइट। ऐसे ट्रीज को बाओब ट्रीज कहते हैं। आब यानी पानी को स्टोरेज जो ट्रीज करती है। ऐसे ट्रीज की स्पेसीज है जैसे अकासिया ट्रीज, जो इस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में पाई जाती है। तो हमने देखा कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होते हैं वो जनरली डिस्टिंक्ट ड्राई एंड वेट सीजन होती है, और इसके ड्राई सीजन को सर्वाइव करने के लिए नेचुरली वेजिटेशन ने ऐसा एडेप्शन किया हुआ है, राइट। और ऐसे जो ग्रासलैंड्स होते हैं वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी में एनिमल हस्बेंड्री नहीं हो सकती। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो पे आज फेमस है, दे आर फेमस फॉर देयर वाइल्ड लाइफ। वहां पे जो कार्निवर्स, बिग कार्निवर्स जैसे कि टाइगर्स, लायंस, लेपर्ड्स, जिब्रास और जिराफ, ऐसे बड़े एलिफेंट्स, ऐसे बड़े बड़े कार्निवर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अफ्रीका की सवाना जो है उसके वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए फेमस है। उसके बाद का फिफ्थ क्लाइमेटिक रीजन हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से अलग इस तरह से है। ट्रॉपिकल से वो ज्यादा ऊपर हायर लैटिट्यूड पे है, इससे ज्यादा ठंडा है, प्लस यहाँ पे बारिश की अमाउंट भी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा कूल और ज्यादा वेट है। उसमें बहुत सारे रीजन है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में उसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में टेम्परेट ग्रासलैंड है, यहाँ पे इसे प्रेरीज कहते हैं। ये हमने पहले भी रिवर्स में देखा था, रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। मिसिसिपी मिसौरी रिवर बेसिन जो है सबसे बड़ा नॉर्थ अमेरिका का, वहां पे ये लोकेटेड है। प्रेरीज सिर्फ यूएसए में भी नहीं है, कनाडा में भी थोड़ा सा ऊपर लोकेटेड है। साउथ अमेरिका में यहाँ पे पंपाज है, इंडीज के ईस्टर्न साइड पे। पंपाज जो है यहाँ पे और एक रिवर बेसिन का लोकेटेड है, प्राराना पेरुगुए रिवर बेसिन कहते हैं, वो यहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद सेंट्रल एशिया में टेम्परेट ग्रासलैंड लोकेटेड, जो स्टेपे कहते हैं। ये ग्रासलैंड यूरोप तक जो एक्सटेंडेड है, यूरोप में उसे पुस्टास कहते हैं इन हंगेरी। उसके बाद अफ्रीका में फेल्ट, हाई फेल्ट एंड लो फेल्ट। उनकी हाई फेल्ट की अपलैंड है वो ज्यादा थोड़ा ऊंचा है, लो फेल्ट जो थोड़ा सा नीचे है उसकी हाइट थोड़ी सी कम है। यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर ऑरेंज रिवर और लिम्पोपो रिवर जो हाई फेल्ट से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद लास्ट टेम्परेट रीजन डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे मुरे डार्लिंग बेसिन है, मुरे और डार्लिंग रिवर ऑस्ट्रेलिया के सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स है, वो यहाँ पे लोकेटेड है। वहीं पे टेम्परेट ग्रासलैंड डाउन्स भी लोकेटेड है। क्लाइमेट जैसे मैंने बताया कूल क्लाइमेट है, वेट क्लाइमेट है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से। पूरे साल ये वेस्टर्लीज के अंडर में रहते हैं, वेस्टर्लीज जो विंड्स हमने देखे थे उसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं। ये ग्रासेस होते हैं, शॉर्ट ग्रासेस होते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशियस ग्रासेस होते हैं ये, और इसी की वजह से यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री या कैटल रियरिंग का इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप हो पाई है। वेजिटेशन में अगर हम देखें, ये ग्रासलैंड फ्लैट या परफेक्ट ग्रासलैंड होते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ट्रीज ऑलमोस्ट नील होती है, प्लेन रोलिंग प्लेन यहाँ पे फ्लैट प्लेन्स पाए जाते हैं। एग्रीकल्चर में देखा था कि आज ये टेम्परेट ग्रासलैंड जो है पूरी तरह से एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो चुके हैं। हमने देखा था कि यूएसए में और इवन साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी डेवलप कंट्रीज में एग्रीकल्चर जो है ट्रक फार्मिंग की तरह भी डेवलप हुआ, यानी कि ये एग्रीकल्चर बहुत ही हाईली मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर होता है। एक फार्मर के अंडर में बहुत ही लार्ज फार्मलैंड होता है और बड़े से बड़े एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के साथ यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। प्रोडक्शन बहुत ही हाई होता है और इसीलिए उसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। इकोनॉमी अगर हम देखें, एनिमल हस्बेंड्री, मोस्ट ऑफ सारे टेम्परेट रीजन में एनिमल हस्बेंड्री की जाती है। मीट पैकिंग, डेयरी प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, राइट। व्हीट प्रोडक्शन यहाँ की सबसे मेन क्रॉप है इस टेम्परेट ग्रासलैंड का। उसके बाद 6 हमने देखा था ट्रॉपिकल मानसून। ट्रॉपिकल मानसून सिर्फ यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, सिर्फ इंडिया के अराउंड, जो इंडिया, थाईलैंड, कंबोडिया ये सारे कंट्रीज हैं, प्लस ईस्टर्न अफ्रीका, यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनी है वहां पे, और यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका में और शायद नॉर्थ अफ्रीका में आप ले सकते हैं, वहां पे ट्रॉपिकल मानसून जो है वो लोकेटेड है। मानसून होने की वजह हमने बताई थी रिवर्सल ऑफ विंड्स, यानी कि ITCZ जो नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड सीजन टू सीजन मूव करता है, उसकी वजह से ये लैंड अलग अलग विंड्स के अंडर में आते हैं और इस विंड की डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से वहां पे सीजन में चेंजेस आते हैं, राइट। हमने देखा था जैसे जुलाई में ITCZ नॉर्थवर्ड मूव करता है, यहाँ पे अराउंड हम देख सकते हैं इंडिया के ऊपर तिब्बत के पास आ जाता है और इसकी वजह से पूरा इंडिया और आप देख सकते हैं उसके सराउंडिंग साउथ ईस्ट एशिया के नेशन सारे सदर्न ट्रेड विंड्स के अंडर में आते हैं। और अगर हम जनवरी यानी विंटर में देखें तो ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स जो विंटर सीजन में सदर्न साइड में मूवमेंट करता है और इसकी वजह से ये सारे रीजन इंडिया और उसके इंडो चाइना रीजन नॉर्थ ट्रेड विंड के अंडर में आते हैं और इस रिवर्सल की वजह से
ट्रॉपिकल मानसून सीजन यहाँ पर डेवलप हुई है। वेजिटेशन में हमने देखा था ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो डेवलप होता है। ये फॉरेस्ट इसीलिए डेवलप होता है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ के रेनफॉल जो सिर्फ साल के 4 महीने तक ही कन्फाइंड होती है, उसके अलावा जो महीने होते हैं ड्राई होते हैं, राइट। ये सेम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जैसा है, लेकिन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है उससे ज्यादा ट्रॉपिकल मानसून में रेनफॉल पाई जाती है। इसलिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से ट्रॉपिकल मानसून जो है ज्यादा वेट है। लेकिन यहाँ पे भी ये सेम सिचुएशन है, रेनफॉल कुछ ही महीनों तक कन्फाइंड है, इसलिए फ्लड भी आ सकता है क्योंकि अगर ज्यादा रेनफॉल होगी। और सीजन ड्राई है इसलिए ड्रॉट कंडीशन की भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे ड्राई सीजन को अडेप्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ये वेजिटेशन ने इस तरह से अडेप्शन किया होता है कि जो ट्रीज है वो ड्राई सीजन में उनके सारे जो लीव्स है वो शेड कर देते हैं, और इसी की वजह से कुछ साल में कुछ महीने ये पूरे से इस तरह से बैड दिखता है, और जब वेट सीजन होता है पूरे ग्रीन दिखता है। तो इसकी वजह से ऐसे वेजिटेशन को हम ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। इंडिया में जनरली इसकी स्पीसीज साल पाई जाती है। म्यांमार और ऐसी अलग इंडो चाइना कंट्रीज वहां पे टीक डेसिडुअस ट्रीज पाई जाती है। इकोनॉमिक अगर हम देखें इस रीजन की एक्टिविटी में देखें तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है। जनरली इस पूरे रीजन में हाई पॉपुलेशन और हाई पॉपुलेशन डेंसिटी रहती है, और इसकी वजह से यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है ये इंटेंसिव और सब्सिडेंस है, यानी कि छोटे से छोटे लैंड का पैच भी इंटेंसिवली कल्टीवेट किया जाता है। पॉपुलेशन हाई होने की वजह से एक फार्मर के अंडर में बहुत ही छोटा सा फार्म उसके अंडर में आता है, इसलिए सब्सिडेंस फार्मिंग होता है, राइट। ज्यादातर क्रॉप्स में अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल क्रॉप्स यहाँ पे राइस एंड शुगर कैन, कॉटन एंड टी, कॉफी ऐसे ट्रॉपिकल क्रॉप्स पाए जाते हैं। यहाँ पे दूसरी एक कल्टीवेशन टाइप है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जूम कल्टीवेशन या स्लैशिंग बल्क कल्टीवेशन कहते हैं, जहाँ पे ट्राइबल जो कम्युनिटीज होती है वो हिली रीजन में एक पैच को कवर करते हैं, उनको कट करते हैं, बर्न करते हैं, वहां पे कल्टीवेशन करते हैं। जब उस लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाए उसको अबेंडन कर देते हैं, वो पैच को छोड़ के एक नए पैच को वो इस तरह से क्लियर करते हैं, वहां पे एग्रीकल्चर करते हैं, और इस तरह से उनकी पूरी साइकिल होती है अराउंड 10 to 15 ईयर्स की, और इस तरह से वो कल्टीवेशन करते हैं जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि उनमें पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, राइट। अब जो हमें नए टॉपिक्स कवर करने हैं वो वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, टाइगा और टुंड्रा। शुरुआत करते हैं वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन से, जिसे फेमसली मेडिटेरियन क्लाइमेट कहते हैं। मेडिटेरियन क्लाइमेट यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर से दिखा हुआ है वो मेडिटेरियन क्लाइमेट है। बेस डेवलप हुआ है वो मेडिटेरियन सी के अराउंड, इसलिए उसको मेडिटेरियन क्लाइमेट कहते हैं। यहाँ पे कैलिफोर्निया में जो डेजर्ट है उसके नॉर्दर्न साइड पे जो क्लाइमेट है वो मेडिटेरियन क्लाइमेट है। सेंट्रल चिली में लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के टिप पे ये क्लाइमेट डेवलप हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया में सदर्न टिप पे ये डेवलप हुआ है ये क्लाइमेट। इस रीजन की खासियत यह है कि जब भी एग्जाम में आपको मेडिटेरियन क्लाइमेट का नाम या वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन का नाम आए तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये क्लाइमेट सभी और 12 जो हमारे और 11 क्लाइमेटिक रीजन से इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे रेनफॉल सिर्फ विंटर में आता है, समर में नहीं। बाकी सारे में हमने देखा है जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड था, ट्रॉपिकल मानसून था, वहां पे भी सिर्फ कुछ महीने में रेनफॉल आता, लेकिन वो समर मैक्सिमम था, समर सीजन में आता था। मेडिटेरियन क्लाइमेट एक ऐसा क्लाइमेटिक रीजन है जहाँ पे विंटर सीजन में रेनफॉल आता है, और उसकी वजह यह है कि जनरली जब समर सीजन होता है ये रीजन ट्रेड विंड्स के अंडर में होता है। ट्रेड विंड्स हमें पता है ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करते हैं, और ये सारे रीजन जो है वेस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है, और इसकी वजह से यहाँ पे वेस्टर्न रीजन में बारिश समर सीजन में नहीं हो पाती, राइट। लेकिन जब विंटर सीजन आता है, आईटीसी से टर्न साइड मूव करता है, तब ये रीजन जो है वेस्टर्लीज के अंडर में आता है। वेस्टर्लीज वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, और इसकी वजह से वेस्टर्न कोस्ट पे ये जो रीजन है वहां पे बारिश होती है, राइट। तो इसीलिए ये रीजन में समर में बारिश नहीं होती, लेकिन विंटर सीजन में बारिश होती है। उसके बाद एक और चीज इन रीजन को, इस रीजन में जो कि डिस्टर्बेंस अलग और रीजन में जो है वो अफेक्ट करती है। हमने जब जेट स्ट्रीम पढ़ा था तब देखे थे कि जेट स्ट्रीम जो 4 जेट स्ट्रीम वो परमानेंट जेट स्ट्रीम है, जैसे कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम नॉर्थ और साउथ, और पोलर जेट स्ट्रीम नॉर्थ और साउथ। ये जो 4 जेट स्ट्रीम है वो परमानेंटली पूरे साल जो है अर्थ पर रोटेट करता है।
इनमें से जो ये आप देख सकते हैं, नदर्न जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो इस तरह से मेडिटेरियन रीजन से पास होता है और इस तरह से पूरा एशिया से गुजरता है। ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वो जब मेडिटेरियन रीजन से विंटर सीजन में इंडिया से पास होता है। अब ये जो जेट स्ट्रीम होता है वो जनरली अगर समर सीजन में देखें, समर सीजन में ITCZ अपवर्ड होता है, तिब्बत से भी ऊपर होता है, राइट। तो उसकी वजह से सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज पूरा का पूरा हिमालय से ऊपर होता है। लेकिन जब विंटर सीजन आती है ITCZ भी डाउनवर्ड मूव करता है और इसकी वजह से ITCZ को कैप्चर करने के लिए ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली साइड भी सदर्न साइड पर आता है। लेकिन हिमालय की हाइट इतनी होती है कि उसके दो ब्रांच हो जाते हैं, एक हिमालय के ऊपर से जाता है, एक हिमालय के नीचे से अराउंड हमारा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली है, वहां से ये गुजरता है। अब विंटर में जब ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट इंडिया पे से गुजरता है तब वो मेडिटेरियन रीजन से आ रहा होता है। मेडिटेरियन रीजन में विंटर सीजन में हो रही है बारिश, वहां पे डिस्टर्बेंसेस है, वहां पे एटमोस्फेरिक इंस्टेबिलिटी है। वो एटमोस्फेरिक इंस्टेबिलिटी को वो इंडिया में यानी नदर्न इंडिया पर भी लेकर आता है और इसकी वजह से विंटर सीजन में जब विंटर सीजन शुरुआत होती है तब हमारे नदर्न इंडिया में बारिश होती है, जिससे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि मेडिटेरियन का जो विंटर का रेनफॉल है वो हमारे यहाँ भी रेनफॉल लाता है थ्रू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। मेडिटेरियन क्लाइमेट की अगर क्लाइमेट और उसकी वेजिटेशन के बारे में बात करें तो हमने देखा कि सिर्फ समर सीजन जो पूरी सीजन है वो ड्राई रहती है। समर सीजन में टेम्परेचर एकदम से कंड्यूसिव होता है कि वहां पे वेजिटेशन ग्रो कर पाए, लेकिन उसी सीजन में वो ड्राई रहता है और इसी वजह से यहाँ पे वेजिटेशन जो है वो एवरग्रीन टाइप का वेजिटेशन डेवलप नहीं हो पाता। लेकिन बहुत ही शॉर्ट ग्रासेस, इस तरह के छोटे छोटे श्रब्स या डिस्पर्स ट्रीज, स्टंटेड ट्रीज जो है वो डेवलप हुए होते हैं। और यहाँ पे की जो ग्रासेस है बहुत ही वायरी यानी क्वार्ट्ज ग्रास है, रफ ग्रास है जो न्यूट्रिशियस नहीं है और इसकी वजह से यहाँ पे भी एनिमल हस्बेंड्री डेवलप नहीं हो पाती और इसीलिए मेडिटेरियन रीजन जनरली नेट इंपोर्टर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। वहां पे डेयरी प्रोडक्शन की इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप नहीं हो पाती। यहाँ के भी ट्रीज जो बाओबाब ट्रीज हमने ग्रासलैंड के देखे, वैसे यहाँ के भी ट्रीज की जो ट्रंक्स है वो ज्यादा वाइड होते हैं क्योंकि उनको भी समर सीजन की जो ड्राई है उसको सर्वाइव करना है, वाटर स्कैटिस को सर्वाइव करना है और इसीलिए इनके भी ट्रीज इस तरह के कुछ स्पीसीज पाए जाते हैं जो वाइड ट्रंक के होते हैं जिनमें ये वाटर सबसे ज्यादा स्टोर कर पाए। जो लीव्स होते हैं काफी छोटे लीव्स होते हैं, कैनोपी बहुत ही छोटी होती है ताकि कम से कम वो इवोपरेशन हो पाए, राइट। उनका ग्रोथ बहुत ही लिमिटेड हो जाता है बिकॉज समर सीजन जो है पूरी ड्राई है। अलग अलग वेजिटेशन यहाँ पे अलग अलग रीजन में मिलते हैं जिसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। सदर्न फ्रांस में ऐसी मेडिटेरियन वेजिटेशन को मैक्विस कहते हैं, इटली में माशिया कहते हैं, कैलिफोर्निया में चैपेराल कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में उसे माली स्क्रब कहते हैं। एग्रीकल्चर, ये रीजन में हमने देखा कि समर तो पूरा ड्राई रहता है, इसीलिए यहाँ पे जो कन्वेंशनल हमारे क्रॉप्स जो मानसून में या टेम्परेट ग्रासलैंड में पाए जो हम कल्टीवेट करते हैं वो तो कल्टीवेट नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे कुछ ऐसे क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते हैं जो ड्राई सीजन को सर्वाइव कर पाए, जिनके रूट्स बहुत ही ज्यादा डीप तक जा सके, राइट। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो साइट्रस फ्रूट जो होता है वो जैसे कि लेमन है, राइट, ग्रेप्स हैं, ऑरेंजेस हैं, वैसी क्रॉप्स यहाँ पे पाए गए। यहाँ पे व्हीट और बार्ली जो है वो वहां पे प्रोड्यूस की जाती है। वैसे तो ये समर सीजन में पूरा ड्राई रहता है, राइट, लेकिन ये सारी कंट्रीज में इरिगेशन जो है वो डेवलप किया गया और उसकी वजह से यहाँ पे व्हीट और बार्ली जो है उसका कल्टीवेशन हो सकता है। सबसे उसका मेन चीफ कुकिंग ऑयल यहाँ पे ऑलिव होता है, राइट, ऑलिव ऑयल यहाँ पे यूज होता है। यहाँ पे बहुत ही बड़े पैमाने पर यहाँ पे साइट्रस फ्रूट का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसके वर्ल्ड के फ्रूट ऑर्चार्ड्स कहे जाते हैं। साइट्रस फ्रूट में देखिए ऑरेंज, ग्रेप्स, लेमन्स यहाँ पे पाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, राइट। कैलिफोर्निया की जो ऑरेंजेस होती है वो फेमस है एज अ सनकिस्ड ऑरेंजेस ऑफ कैलिफोर्निया। नेगेव डेजर्ट ऑफ इजराइल में जो ऑरेंजेस वहां पे प्रोड्यूस करते हैं उसे जाफा ऑरेंजेस कहते हैं। इजराइल जो है डेजर्टिक रीजन है, लेकिन उसने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करके अपनी नेचुरल रिस्ट्रेंट को उसने ओवरकम किया हुआ है और वहां पे उन्होंने मेडिटेरियन क्लाइमेट में उन्होंने साइट्रस जो फ्रूट्स है उसका प्लांटेशन वहां पर होता है, जाफा ऑरेंजेस। स्पेन के ऑरेंजेस फेमस है, सबाइल ऑरेंजेस वहां पे फेमस है। विटीकल्चर, विटीकल्चर यानी कि ग्रेप्स का कल्टीवेशन करना टू प्रोड्यूस वाइन्स। वाइन को प्रोड्यूस करने के लिए अगर मैं ग्रेप्स का कल्टीवेशन करूं उसे विटीकल्चर कहते हैं। सदर्न स्पेन में
जो वाइन बनाई जाती है उसे शेरी वाइन कहते हैं। अब देखिए ये सारी कंट्रीज की अलग अलग नाम है, ये नाम ऐसे ही नहीं है, सारी वाइन्स का टेस्ट, उनका कलर, उनका टेक्सचर डिफरेंस होता है और ये सारे जियोग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड है। यानी इसी रीजन में अगर वो वाइन जो है या ग्रेप्स कल्टीवेट की जाती है, प्रोडक्शन की जाती है, तभी नाम उस वाइन को वो नाम दिया जाता है। कहीं और पे अगर वो प्रोड्यूस की जाएगी तो उसे शेरी या पोर्ट वाइन या शैंपेन नहीं कह सकते, क्योंकि वो वाइन वहीं पे प्रोड्यूस हुई है, उसीलिए उनका अलग अलग इस तरह से नाम है, राइट। सदर्न स्पेन में जो वाइन बनती है उसे शेरी कहते हैं, पोर्टुगल की वाइन को पोर्ट वाइन, और इटली में बनती है दो तरह की वाइन, सियांटी एंड मार्शेला। फ्रांस में बनती है शैंपेन, बोर्डू एंड बर्गंडी। मेडिटेरियन यूरोप के हम डिटेल में देखें, जो यूरोप के सराउंडिंग है, यूरोप में मेडिटेरियन सी के सराउंडिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं विटी कल्चर डेवलप होता है। स्पेन में जो हमने देखी वाइन प्रोड्यूस होती है, ऑरेंजेस प्रोड्यूस होती है, और यहाँ पे एक रिवर है एब्रो रिवर। एब्रो रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर बेसिन फॉर एग्रीकल्चर इन स्पेन, यहाँ पर है। प्लस सदर्न जो फ्रांस है वहां पे रोन बेसिन है, वहां पे एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। इटली में पो रिवर है, वो उसकी एग्रीकल्चर के लिए वेरी फेमस रीजन है उसका। इटली में यहाँ सिसिली आइलैंड है, वहां पे भी ये विटी कल्चर जो है वो डेवलप हुआ है। अफ्रीका में यहाँ पे अल्जीरिया कंट्री है, यहाँ पे भी मेडिटेरियन क्लाइमेट है और इसलिए यहाँ पे भी विटी कल्चर या वाइन प्रोडक्शन होता है। मेडिटेरियन रीजन इन यूएसए, कैलिफोर्निया स्टेट पर ये डेवलप हुआ है। इसकी इंपॉर्टेंट सिटी यहाँ पे जो कोस्टल रीजन में सैन फ्रांसिस्को, सैन डियागो, लॉस एंजलिस, ये सारे मेडिटेरियन क्लाइमेट के अंडर में है। यहाँ पे भी फ्रूट प्लांटेशन होता है, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, ऑलिव्स। उसकी यहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज वेरी हाई। सदर्न चिली, यहाँ पे आप देखिए ऊपर अतकामा डेजर्ट है और नीचे एक और क्लाइमेटिक रीजन हम देखेंगे ब्रिटिश टाइप, वो इस पे लोकेटेड है, और बीच में चिली में, सेंट्रल चिली में मेडिटेरियन क्लाइमेट बना हुआ है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिटी, कैपिटल ऑफ चिली जो है सैंटियागो, वो मेडिटेरियन क्लाइमेट में लोकेटेड है। प्लस एक और सिटी है वालपराइसो, ये भी इस सेंट्रल चिली में लोकेटेड है। बोथ द सिटीज, ये दोनों ही सिटी जो है वाइन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया में दो टिप है, सदर्न टिप में मेडिटेरियन क्लाइमेट जो है पाया जाता है। इंपॉर्टेंट सिटी यहाँ पे पर्थ है और यहाँ पे एडिलेड, ये दोनों ही सिटी मेडिटेरियन रीजन में है और इसीलिए यहाँ पे फ्रूट प्लांटेशन, वाइन मैन्युफैक्चरिंग जो है इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। साउथ अफ्रीका में बहुत ही छोटी टिप में मेडिटेरियन क्लाइमेट लोकेटेड है। इसका इंपॉर्टेंट सिटी दो है, केपटाउन और पोर्ट एलिजाबेथ। यहाँ पे भी सेम इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, फ्रूट प्लांटेशन, राइट। तो इस तरह से आप देखिए जो भी मेडिटेरियन रीजन होती है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि एक तो वहां पे विंटर सीजन में बारिश होती है, प्लस यहाँ पे जनरली विटी कल्चर यानी कि साइट्रस फ्रूट प्लांटेशन और वाइन प्रोडक्शन जो है वो मेन एक्टिविटी यहाँ पर होती है।